हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो देखने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ नाम के पीछे क्या-क्या किंवदंती है, क्या कहानी है, क्या इतिहास रहा, किन-किन विशेषज्ञों ने क्या-क्या कहा है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे और मैं आप लोगों को इतना बताऊँगा कि अगर नामकरण से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ज़रूर बनेगा, किसी से बने या ना बने। तो आप लोग जो है अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं, तो जो हमारा वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है, वो प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। जिसका एक अपना अलग ही इतिहास है। इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़ कब पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, इन सब के बारे में हम जो है आज जानने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। और इन प्रश्नों के संबंध में विभिन्न जो ऐतिहासिक, साहित्यिक संदर्भों से जो है जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें जो होती स्पष्ट मतभेद परिलक्षित होता है, जिसका विवरण जो है हम नीचे जो है देखने वाले हैं। कि किस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ का नाम प्राचीन कोसल कब था, दक्षिण कोसल कब था, छत्तीसगढ़ कब था, छत्तीसगढ़ कब था और इनके पीछे कहानी क्या है, इन सबको जो है विस्तार में हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो है दक्षिण कोसल क्यों और कैसे पड़ा। तो इनका उल्लेख जो छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल का उल्लेख जो है आपके रामायण काल के अनुसार यहाँ का शासक जो है राजा भानुमंत जो है वो थे। राजा भानुमंत राम के जो है एक राजा थे। और रामायण के इस श्लोक में जो है कहा गया है कि रामायण के श्लोक तथा कौशल राजन की जो भानुमंत संस्कृत से यह ज्ञात होता है कि इसके बारे में ज्ञात होता है और यहाँ का राजा कौन था, भानुमंत था। और इसके बारे में ही ज्ञात होता है हमें जो है रामायण के श्लोक में। और जो राजाराम भानुमंतम की संस्कृतम जो ग्रंथ है वहां से, ग्रंथ के अनुसार जो है कौशल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में जो है नागपत्तम नामक एक क्षेत्र था, इसे कौशल के नाम से कौशल नाम का जो राजा वहां शासन करता था। कहाँ पर, विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में। और कालांतर में आने आने वाले समय में ही इस वंश का राजा कौन हुआ, भानुमंत हुआ। बताया गया पहले कि यहाँ पर भानुमंत नामक जो है शासन शासन करता था, शासक। लेकिन इसके पीछे की उदंती है कि विंध्य पर्वत के जो दक्षिण भाग है वहां नागपत्तन या फिर नागपट्टनम नामक जो है क्षेत्र में कौशल नाम का जो है राजा राज करता था। और कालांतर में इसी कौशल जो राजा का जो वंशज कौन हुआ, अपना भानुमंत हुआ, जिसकी पुत्री कौन थी, भानुमति थी। और राजा दशरथ से इनका विवाह हुआ था। जो भानुमति थी उसका विवाह राजा दशरथ से हुआ था। और विवाह के पश्चात भानुमति का नाम जो है कौशल क्षेत्र से होने के कारण उनका नाम क्या पड़ा, ये भानुमति। भानुमति के पति का क्या नाम है, दशरथ। और भानुमति क्योंकि दक्षिण कौशल की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम कौशल्या पड़ गया। और कालांतर में भानुमंत का जो कोई पुत्र न होने के, क्योंकि यहाँ हमारे दक्षिण कौशल के राजा कौन थे, भानुमंत। और भानुमंत की जो पुत्री कौन थी, कौशल्या। और कौशल्या के पति कौन थे, दशरथ। तो कौशल्या और दशरथ दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन आपके भानुमंत के कोई पुत्र नहीं होने के कारण दहेज में हमारा दक्षिण कौशल जो साम्राज्य है वो आपका किसे मिल गया, दशरथ को मिल गया। इसलिए जो है दक्षिण कौशल इसका नाम रखा गया। साहित्यिक अभिलेख में जो होती है पाणिनि के अष्टाध्यायी में दक्षिण कौशल शब्द का साहित्यिक रूप से प्रयोग प्रथम बार किया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब दक्षिण कौशल का जो है साहित्यिक रूप से प्रथम बार प्रयोग हुआ था। तो ये कब हुआ था, आपके पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है ना, तो उसी अष्टाध्यायी में दक्षिण कौशल शब्द का उपयोग उन्होंने किया। तो उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भगवान राम के, उनके पिताजी भानुमंत, उनकी माता कौशल्या से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो राजा राम को छत्तीसगढ़ महतारी का भांचा कहा जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ भांचा का जो है नमस्कार यानी कि पाँव पखारा जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम जो है कौशल एवं दक्षिण कौशल नाम, कौशल एवं उत्तर कौशल नाम कैसे पड़ा।
तो इनका उल्लेख जो होती है हमें कालिदास द्वारा रचित जो रघुवंशम है, रघुवंशम, यहाँ पर हमें इनकी जानकारी देखने को मिलती है। और इस रचना में कौशल एवं उत्तर कौशल नामों का उल्लेख भी किया गया है। इस रचना में जो है कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताई गई है। और हम जो है जस्ट पीछे भी देखें कि दक्षिण कौशल नाम के पीछे भी माता कौशल्या की किंवदंती प्रचलित है। और कौशल और उत्तर कौशल के पीछे भी जो है माता कौशल्या, क्योंकि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है और राजा राम छत्तीसगढ़ के भांचा कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं जो है महाकौशल किस तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोफेसर कृष्णदत्त बजपेयी के अनुसार, एक प्रोफेसर से कृष्णदत्त बजपेयी, तो इनके अनुसार जो है प्रारंभ में दक्षिण कौशल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, विदर्भ क्षेत्र था उनके अंतर्गत जो है हमारा प्राचीन छत्तीसगढ़ आता था। बाद में एक बड़े राज्य के रूप में जो है महाकौशल नाम पड़ा, महाकौशल नाम पड़ा। तो कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार सिंपल सी है कि पहले जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था और बाद में यही जो है बड़ा राज्य बना, तब इनका नाम महाकौशल पड़ा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़। तो प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार महाजनपद काल, जब महाजनपद काल गुप्त काल चल रहा था तो उस समय जो है महाजनपद काल चलता था, तो उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो चेदी जनपद के अंतर्गत था। 16 महाजनपद थे, उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक जो है वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महाजनपद था। और इसी छत्तीसगढ़ महाजनपद के अंदर हमारा छत्तीसगढ़ आता था और कालांतर में इसी छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हमारा नाम पड़ा है। ठीक, ये प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार है। अब छत्तीस जो घर से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, इसके पीछे क्या किंवदंती है? तो प्रोफेसर जो वेगनर है, वेगलर, इनके अनुसार जरासंध के काल में इस क्षेत्र पे 36 परिवार पलायन कर कर बस गए थे, जहां 36 घर थे। इसी अपभ्रंश से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा, यानी कि 36 घर से छत्तीसगढ़। ये प्रोफेसर जो है वेलगर के अनुसार है। अब देखते हैं 36 जो किला है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो लोगो है उस पे आपको 36 ऐसे किला देखने को मिला, जो है मिलेगा। ठीक है, तो उससे हमारे छत्तीसगढ़ का नाम किस तरीके से पड़ा ये हम देखने वाले हैं। तो एक प्रोफेसर है चिस्म, चिस्म के अनुसार कलचुरी जो शासक कल्याण साय ने जलाबंदी प्रथा जो है छत्तीसगढ़ में के तहत जो है छत्तीसगढ़ बनवाए थे। जो जराबंदी की उनकी प्रणाली थी ना, उसके तहत छत्तीसगढ़ में 36 जो है किला यानी कि गढ़ बनवाए थे। यह छत्तीसगढ़ जो है शिवनाथ जो हमारी नदी है उनके उत्तर में दक्षिण, अब इतिहास में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो हमारे शिवनाथ नदी के उत्तर के 18 गढ़, दक्षिण के 18 गढ़, रायपुर शाखा के गढ़ या फिर जो है आपके रतनपुर शाखा के गढ़, तो ये जो शिवनाथ नदी है ये दोनों को अलग करती थी। ये 18 गढ़ ऊपर और ये जो है शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। तो इन्हीं 18 गढ़ों 18 जो छत्तीसगढ़ों के नाम से जो है हमारा छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, ऐसी जो है किंवदंती है। और ये जो जमाबंदी प्रणाली है वो कृष्ण कल्याण साय के समय में बनवाई गई थी। हम इतिहास में भी जो है इसे देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौशल प्रदेश का उल्लेख कहाँ कहाँ पर किन किन ताम्रपत्र पर हुआ है। ये ताम्रपत्र है, ये शासक है और ये जो होते हैं उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? जो समुद्रगुप्त है, इसकी रचना हरिशचंद्र ने की थी। ये कौशल क्षेत्र एवं जो है महाकांतर क्षेत्र का हमें वहां पर उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं अगर बालाघाट अभिलेख की बात करें तो पृथ्वी सेन द्वितीय यानी कि वाकाटक जो नरेश हैं, उन्होंने मैकल, कौशल एवं जो है मालवा क्षेत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं अगर हम अड़भार की बात करें तो नंदराज जो पांडुवंशी शासक थे, उन्होंने कौशल एवं उत्तर कौशल जो शब्द है उनका उल्लेख हमें वहां पर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय की बात करें, जो उस समय के सबसे बड़े जो है प्रतापी शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय, जिसे चालुक्य शासक के नाम से जाना जाता है, उनके काल में जो है कौशल एवं कलिंग शब्द का हमें जो है उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं अगर हम आगे बात करें दशावतार मंदिर लेख, यहाँ पर जो है दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक थे उनका जो है शासन काल में आपके कौशल एवं कलिंग जैसे नाम हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम अन्य अभिलेखों की बात करें तो राजेंद्र जो प्रथम है चोल शासक, उनके जो होते हैं कौशल नाडु एवं जो है ओंड्र
कभी उम्र में जो है ये हमें देखने को मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख जो है कहा, किसका उल्लेख, आपके कौशल क्षेत्र एवं जो है महाकंतार, कौशल एवं महाकंतार जो शब्द है इनका उल्लेख हमें वहां पर देखने को मिलता है। वही अगर हम बालाघाट अभिलेख की बात करें तो ताम्रपत्र जो बालाघाट नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय, उनके ताम्रपत्र में मैकल, कौशल, मालवा के शासक जो होते इनकी आज्ञाओं का जो है वो पालन करते थे। तो ये हमें जो है बालाघाट ताम्रपत्र पर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम आगे जाए तो अलभार ताम्रपत्र लेख, एहोल जो अभिलेख है, चालुक्य जो पुलकेशिन द्वितीय की अलभार ताम्रपत्र यानी कि पांड्य वंशी शासक ननराज से संबंधित है। इन सभी अभिलेखों में छत्तीसगढ़ का नाम, दक्षिण कौशल, कौशल, कलिंग, इन सभी नामों से उल्लेखित हमें मिलता है। अब हम देखते हैं जो कौशल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार कहाँ तक थी। तो चीनी यात्री जो हुएनसांग बहुत बड़े चीनी यात्री हुए जो 634-35 के आसपास छत्तीसगढ़ आए थे, उनके अनुसार उनकी यात्रा विवरण जो किया किया सलो उनकी कौशल की स्थिति जो है वो कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताई जाती है। अगर ये कलिंग है, कलिंग युद्ध हुआ था ना, आपको पता ही होगा, राजा अशोक, ठीक है, 231 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो कलिंग के उत्तर पश्चिम में दिशा में रहा होगा, जिसके मध्य में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ रायगढ़ अब और जो आपका संबलपुर जिले शासन में थे। वहीं कनिंघम के अनुसार की बात करें तो उत्तरी सीमा जो है इनकी उज्जैन थी, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश, पूर्वी सीमा उड़ीसा और जो पश्चिमी सीमा है वो महाराष्ट्र थी। और वहीं प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार जो है वो पश्चिमी सीमा में जो है बराड़ जिला स्थित थी, पूर्वी सीमा में आपका संबलपुर था, वहीं इनकी राजधानी जो थी वो भांदम थी। क्या थी? भांदम इनकी राजधानी रही। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार जो उत्तर में जो है गंगा तक, दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में जो होते समुद्रवर्ती पाली उड़ीसा तक और जो है पश्चिम में जो है उज्जैन तक था। कहाँ तक था? पश्चिम में आपके उज्जैन तक इनका जो है विस्तार रहा होगा, ठीक है। और हेमलाल यादव के अनुसार जो उत्तरी सीमा अमरकंटक तक और पश्चिमी सीमा जो है वो सुक्त मत तक था, सुक्त मत तक था, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो 1487 से 1494 ईस्वी तक जो है आपको इनके जो दलपत राव थे उनके साहित्य रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। वहीं हम 1689 ईस्वी की बात करें तो कपि गोपाल मिश्र जो थे उनकी खूब तमाशा में हमें देखने को मिलता है, और ये जो है कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। वहीं 1795 में मिस्टर जो जेटी ब्लंट बिलासपुर गजेटियर में इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वहीं 1939 में आपके बाबू रेवाराम के जो विक्रम विलास है, यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और बेहतर तरीके से आप अपनी नौकरी की तैयारी कीजिए। CGPSC का नोटिफिकेशन नवंबर माह चल रहा है, अब तो 21-22 हो गया, तो 26 तारीख को निश्चित ही आने वाला है। तो आप लोग अब जो है अपनी तैयारी में लग जाइए।